हेलो स्टूडेंट, टुडे वी एक्सप्लेन। आज बेटा स्टार्ट करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री, क्लास 10 साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये सेकंड चैप्टर बेटा। फर्स्ट चैप्टर आपका केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन है। स्टार्ट करने से पहले आई होप आप लोग सभी लोग ठीक होंगे, अपने घर पे रहिए। इस समय कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है बेटा, बट सही समय फिर से आएगा। हम हार नहीं मानेंगे, डट के सामना करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्लास 10th। ठीक ओके बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नाम है बेटा एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्लियर? आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा और सुनाई भी दे रहा होगा। ठीक, इसमें हमें 3 टॉपिक कवर करना बेटा, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एक चीज आपको बता दूं, क्लास 10th में केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर आपका केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन है, सेकंड आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट है, थर्ड चैप्टर आपका मेटल एंड नॉन मेटल्स है, फोर्थ आपका कार्बन इट्स कंपाउंड है, एंड फिफ्थ चैप्टर आपका पीरियोडिक टेबल है। क्लियर? ये 5 चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री में है बेटा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर। आज हम एक टॉपिक पर्टिकुलर कंप्लीट करेंगे, एसिड। एसिड कहते किसे हैं, एसिड की प्रिपरेशन, कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं एसिड को, फिर एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक, एंड यूजेस ऑफ एसिड। सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। कोशिश पूरी करूंगा आपको ये चीज समझ में आ जाए। आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको बता रहा हूं वैसे एज इट इज आप प्रिपेयर करिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला एसिड बेस सॉल्ट आपका सेकंड चैप्टर बेटा। फर्स्ट हेडिंग होगी एसिड। क्लियर? सबसे पहली हेडिंग हमको पढ़ना है एसिड। एक चीज ध्यान रखिएगा, कंपाउंड्स आपने पढ़ा था क्लास 9th में, मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड मैटर अराउंड अस प्योर में। जब आपने मैटर को केमिकली डिवाइड किया था तो वहां आपको मिला था प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को आपने डिवाइड किया था तो वहां मिला था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक, एलिमेंट्स में आपने मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, नोबल गैस, ये सारी चीजें आ गई थी। कंपाउंड्स में आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो कंपाउंड्स में यहां आपको 3 कैटेगरी अलग से पढ़नी है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। क्लियर? सबसे पहला है एसिड। एसिड एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है बेटा एसिडस। एसिडस मीन्स सोर। ध्यान रखना, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सोर। सोर मीन्स होता है खट्टा। क्लियर? तो एसिड इज अ लैटिन वर्ड, यानी एसिडस विच मीन्स सोर, खट्टा। अच्छा, एसिड की अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, एसिड कहते किसे हैं, डेफिनेशन लिखने से पहले, बताने से पहले आपकी स्क्रीन पे देखिए, आपको दिख रहा है। आपने कौन कौन से एसिड के नाम सुने हैं, हम डेली लाइफ में कौन से एसिड यूज करते हैं, या फिर कौन से एसिड अभी तक हमने नहीं सुना, हमें केमिस्ट्री लैब में आगे चल के हायर क्लास में हमें पता चलेगा। तो देखिए आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है, लिखा है सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड, लिखा हुआ है एसिटिक एसिड, विनेगर से मिलेगा आपको। देखिए 2 कॉलम बने हैं, एक साइड एसिड का नाम लिखा है, एक साइड उसके सोर्स का नाम लिखा है। एसिटिक एसिड विनेगर से मिलेगा बेटा। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट से मिलेगा, ठीक, ऑरेंज एंड लेमन लिखा हुआ है, संतरे से या फिर नींबू से। ब्यूटेरिक एसिड रैंसिड बटर से मिलेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक जूस, आपके स्टमक में गैस्ट्रिक जूस से HCl का सिक्रीशन, उसमें HCl इन्वॉल्व रहता है। ठीक। फॉर्मिक एसिड स्टिंग ऑफ बीज एंड एंड्स, मधुमक्खी के छेदने से जो बेसिड निकलता है वो फॉर्मिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड मिल्क से आपको मिलेगा। मैलिक एसिड एप्पल से। ओलोइक एसिड ऑलिव ऑयल से। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो से। स्टेरिक एसिड फैट से। टार्टेरिक एसिड आपको मिलेगा टैमारिंड इमली से, ग्रैप से, एप्पल से। यूरिक एसिड यूरिन में प्रेजेंट होता है। क्लियर? वापस जरा बोर्ड फोकस करिएगा। ये तो फ्लो चार्ट था, एक एग्जांपल दिखाना था कि एसिड कहां से, मतलब कौन कौन से एसिड है जिसके नाम हमने सुने हैं और वो कहां से मिलते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। एसिड कहते किसे हैं, तो ध्यान समझना, आपको स्क्रीन पे फिर से डेफिनेशन भी दिख रही है, लिखा हुआ है अ कंपाउंड विच कंटेन 1 or more हाइड्रोजन एटम व्हेन डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। देखिए वापस से जरा बोर्ड पे फोकस करिएगा।
a chemical component which is dissolved in water to produce हाइड्रोनियम आयन जिसका फॉर्मूला होता है बेटा H3O पे सिंगल प्लस चार्ज, हाइड्रोनियम आयन कॉल्ड एसिड, उसे हम क्या बोलेंगे, या सच कंपोनेंट कॉल्ड एसिड। उस कंपोनेंट को एसिड कहा जाता है। एक बार फिर से डेफिनेशन देख लीजिए, बोर्ड पे लिखी हुई है, आपकी स्क्रीन पे जो दिखा था आप वो उसको भी राइट कर सकते हो, अगर चाहो तो अदरवाइज इसको भी लिख सकते हो। अ केमिकल कंपोनेंट विच इज डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन, सच कंपोनेंट इज कॉल्ड एन एसिड। इस कंपोनेंट को एसिड कहा जाता है। क्लियर बच्चों? ठीक, अब इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल की। जो आपको स्क्रीन पे दिखा था वहां लिखा था 1 और मोर हाइड्रोजन उसमें होने चाहिए। क्लियर? एसिड में हाइड्रोजन होगा तभी वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। आप बुक लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही है वो भी सही है। रही बात एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल करके देखते, ध्यान रखिएगा हाइड्रोनियम आयन हमें प्रूव करना है बेटा। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं, हम जब आप क्लास 11th में पहुंचेंगे नेक्स्ट ईयर, तो वहां आपको एक चैप्टर मिलेगा इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपको दो मिलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको एसिड बेस फिर से पढ़ना होगा। ठीक, तो ये चीज वहां फिर से मिलेगी। तो अभी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अगर बेसिक चीज क्लियर हो गई तो ये चैप्टर आपको 11th में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वहां पे आपको 3 साइंटिस्ट के नाम मिलेंगे। एक का नाम आर्हीनियस होगा, एक होंगे ब्रॉन्स्टेड लॉरी और एक होंगे लुइस। इन तीनों ने बेटा एसिड और बेस की डेफिनेशन बताई थी अपने अपने तरीके से। तीनों के कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक थे और तीनों के कहीं ना कहीं कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों थे, लेकिन हमें तीनों के बारे में पढ़ना होता है। फिर तीनों में से एक कंक्लूजन निकल के आता है कि सबसे परफेक्टली किसका माना जाता है, या फिर किसको सबसे परफेक्टली प्रेफर किया जाता है कि कौन सा डेफिनेशन परफेक्ट है। ठीक, तो ये चीज हम क्लास 11 में पढ़ेंगे। मैंने आपको एक बेसिक बता दिया, आर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी और लुइस। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आर्हीनियस के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। क्लियर? तो 3 साइंटिस्ट का नाम रखना जिन्होंने एसिड और बेस के लिए थ्योरी दी थी, आर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एंड लुइस। ये क्लास 11th में आगे चल के आपको मिलेगा फिर से। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, कौन से कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपोनेंट होते हैं जिसे हम एसिड कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा है HCl, H2SO4, HNO3। मैं 3 एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा। HCl को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें, H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व करें, और अगर हम HNO3 को वाटर में डिसॉल्व करें, तो आपको पता है ये तीनों देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक, ये नाइट्रिक एसिड है बेटा। ठीक, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब हुआ क्या, जैसे आप डिसॉल्व करोगे, ये वाला H यहां से जाएगा इसके पास, जैसे ही जाएगा इसके पास एक्सेस में आएगा, तो ये कितना हो जाएगा H3O। अभी 2 है, एक H आएगा तो कितना हो जाएगा H3O। एक एक्सेस में आया तो कौन सा चार्ज लग जाएगा, पॉजिटिव। यहां हाइड्रोजन कम हो गया तो क्लोरीन पे कौन सा आ जाएगा, निगेटिव। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोनियम आयन। अब यहां देखो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, सल्फ्यूरिक एसिड में आपको दिख रहा होगा 2 हाइड्रोजन है। फर्स्ट टाइम एक हाइड्रोजन जाएगा तो ये H3O प्लस बनेगा,
अगली बार फिर से एक हाइड्रोजन जाएगा। आपको पता है ये 2 हाइड्रोजन पूरी तरह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड, अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये दोनों हाइड्रोजन देगा। तो आपको पता है वाटर का एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन लेके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो 2 हाइड्रोजन लेने के लिए यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल होना चाहिए बेटा? 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ कितने बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स प्लस, जब एक बार SOH गया था तो SO4 पे एक माइनस आया होगा। अगली बार जब H जाएगा तो बताओ SO4 पे कितने माइनस आ जाएंगे? डबल माइनस, क्योंकि यहाँ देखो 2 टाइम्स प्लस है। अरे इस प्लस को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स माइनस है। ये देखिए हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन है। अगर हम बात करें यहाँ पे नाइट्रिक एसिड की, देखिए इसके पास केवल एक H है, तो ये हाइड्रोजन को देगा, लॉस करेगा, और ये फिर से बनेगा H3O+। अब बताइए यहाँ क्या बचेगा? जब H चला जाएगा तो यहाँ पे क्या, कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? NO3-। ये हो जाएगा नाइट्रेट आयन, और ये आपका हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं बेटा। एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई भी केमिकल कंपोनेंट, ध्यान से देखिएगा, केमिकल कंपोनेंट विच इज डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन, सच कंपोनेंट इज कॉल्ड एसिड। इसी कंपोनेंट को हम एसिड बोला करते हैं। क्लियर बेटा? इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक। अब एक चीज यहां पे और देख लो, आप चाहे इसको हाइड्रोनियम आयन बोलो या फिर हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर एसिड को हम डिसोसिएट करें तो बताओ यहां से कौन सा आयन निकला? H+ ही तो निकल रहा है। तो आपको कहीं कहीं ये भी मिलेगा कि अगर हम एसिड को डायरेक्टली अगर एक सॉल्यूशन डिसोसिएट करते हैं तो ये क्या देगा? H+ आयन देता है। बिल्कुल सही है, अगर H+ आयन देता है तो वो एसिड है, OH- हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो बेस है। बट हम डेफिनेशन परफेक्टली पढ़ेंगे, हम हाइड्रोनियम के कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। हमें ये भी याद रखना है कि HCl अगर डिसोसिएट होगा तो H+ आयन देगा। सही है, गलत नहीं है। क्लियर? इसको नोट करिए बेटा, आगे चलते हैं। क्लियर? ये हो गया हाइड्रोनियम आयन, ठीक। आगे देखते हैं। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड का क्लासिफिकेशन, एसिड को क्लासिफाई किया गया किसके बिहाफ पे, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, क्या क्या चीजों में क्लासिफाई किया, सारी चीजें समझेंगे वन बाय वन। देखिए जरा, पहला ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, शायद यही होगा, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। क्लियर? आपको 2 मिलेंगे बेटा, एक मिलेगा आपको ऑर्गेनिक और एक मिलेगा आपको इनऑर्गेनिक, जिसे हम बोलते हैं दूसरे नाम से मिनरल एसिड भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। तो एक आपको मिलेगा ऑर्गेनिक एसिड और एक आपको मिलेगा इनऑर्गेनिक एसिड। चलिए पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एसिड कैन बी क्लासिफाइड टू 2 कैटेगरी, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड को दूसरे नाम से मिनरल एसिड भी कहा जाता है। पहला पॉइंट, ऑब्टेन naturally from plants। ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होंगे वो आपको नेचुरली मिलेंगे अर्थ से, वो भी प्लांट से मिलेंगे, यानी लिविंग बीइंग से मिलेंगे। ठीक, लिविंग थिंग से मिलेंगे। लिविंग में आपका प्लांट्स स्पेशली है जो ऑर्गेनिक एसिड आपको प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड लेमन से मिल जाता है। ठीक, तो अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कौन कौन से एसिड है। इसमें क्या होगा? ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। आप ऐसे ही नोट्स बनाइएगा, और जो बच्चे जो मुझसे पढ़ता है बेटा, वो आप नोट्स प्रिपेयर करके व्हाट्सएप में जरूर सेंड करिएगा, ताकि मुझे भी पता चले आपने पूरा लेक्चर अटेंड किया है। ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल। क्लियर? ये मिनरल से ऑब्टेन होता है। दूसरी बात करें
ऑर्गेनिक एसिड कंटेन कार्बन along with हाइड्रोजन। इसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होंगे उनमें कार्बन जरूर प्रेजेंट होगा बेटा, ये चीज ध्यान रखिएगा, उसमें कार्बन जरूर प्रेजेंट होगा। ठीक, थर्ड पॉइंट। अब इसमें देख लेते हैं इसमें क्या होगा, डू नॉट कंटेन कार्बन, इसमें कार्बन नहीं प्रेजेंट होंगे। तीसरा, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ऑल आर वीक एसिड, सारे के सारे कैसे होंगे, वीक एसिड होंगे। जबकि जितने इनऑर्गेनिक यानी मिनरल एसिड होंगे ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड, सभी कैसे होंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड, सब के सब स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक, तो ये 3 पॉइंट है स्पेशली। ऑर्गेनिक एसिड आपको नेचुरली मिलेगा फ्रॉम प्लांट से, ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन प्रेजेंट होगा अलोंग विद हाइड्रोजन, और सभी के सभी वीक एसिड होंगे। जबकि इनऑर्गेनिक एसिड मिनरल से ऑब्टेन किया जाएगा, इसमें कार्बन एब्सेंट होगा, और ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब हमें क्या समझना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड किसे कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये हमें समझना है किस बिहाफ पे इसको क्लियर कर दिया गया। ठीक, ये तो समझ में आ गया सर कि वो मिनरल से, वो प्लांट से है, इसमें कार्बन है इसमें नहीं है। ठीक, 1-2 एक्सेप्शन है वो भी कवर अप करेंगे, देखेंगे, तब तक क्या आप इसको नोट डाउन करिए बेटा। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर एक्सेप्शन देखते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, पहला एसिटिक एसिड, सेकेंड ऑक्सैलिक एसिड, थर्ड फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूले की बात करें तो CH3COOH, ऑक्सैलिक एसिड की बात करें तो COOH का होल ट्वाइस, COOH का होल ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स होगा। फॉर्मिक एसिड की बात करें तो हो जाएगा HCOOH। क्लियर, ये आपके हैं कौन से, ऑर्गेनिक एसिड। अगर हम इनऑर्गेनिक एसिड मिनरल एसिड के एग्जांपल की बात करें बेटा तो HCl, H2SO4 और HNO3। क्लियर, इसका नाम होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम होगा सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका नाम होगा बेटा नाइट्रिक एसिड। क्लियर, लाइक और शेयर जरूर करिएगा बेटा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिस्पॉन्स दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ठीक, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ये एग्जांपल है ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक में एग्जांपल आपको ये है। ठीक, ऑर्गेनिक एसिड सारे के सारे वीक होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक एसिड सभी के सभी स्ट्रॉन्ग होते हैं। चलिए बात करते हैं एक्सेप्शन की। एक एक्सेप्शन आपको इसमें मिलेगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। अगर हम बात करें एक्सेप्शन की तो एक्सेप्शन में आपको क्या मिलेगा, एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपको पूछा जाएगा H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड, दिस इज कार्बोनिक एसिड। अब आपको पता है ये जब टूटेगा बेटा, ठीक, ये जब टूटेगा तो ये क्या होगा, ये पूरे, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसको 2 हाइड्रोजन लॉस करना चाहिए था, लेकिन ये क्या करता है, केवल 1 हाइड्रोजन का लॉस करता है, 1 हाइड्रोजन इसके पास रह जाता है। ठीक, इसे हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन। अब मेरी बात ध्यान समझना, मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। H2SO4 जब इसको हम डिसोसिएट करेंगे यानी वाटर में डिसॉल्व करेंगे, दोनों हाइड्रोजन देगा यानी 2H प्लस देगा, और SO4 पे एक, जब 2 गए हैं तो 2 माइनस आ जाएंगे। यहां देखो इसमें पूरा का पूरा लॉस कर दिया। अगर आप HCl लेते तो ये पूरा का पूरा H प्लस जो है इसके पास वो लॉस कर देता। HNO3 अगर आप यहां रखते तो ये भी अपना H यहां से डिसोसिएट कर देता, H प्लस NO3 माइनस।
तो अगर कोई भी एसिड अपना पूरी तरह से आयोनाइज होता है, 100% या मैक्सिमम आयोनाइज होता है, अपने हाइड्रोजन आयन जितने हैं सबको लॉस कर देता है, ऐसे एसिड को हम बोलते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड। मैं केवल अभी आपको समझा रहा हूं, अभी लिखिएगा नहीं इसको, इसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन अगर कोई एसिड ऐसा है वो अपने 100% या पूरी तरह आयनाइज ना हो या पूरे के पूरे हाइड्रोजन आयन न रिलीज करे, तब उस एसिड को हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, वीक एसिड। ठीक, यहां देखिए 2 हाइड्रोजन है लेकिन केवल इसने 1 हाइड्रोजन का लॉस किया, रिलीज किया, जबकि 1 हाइड्रोजन इसके पास ही है, तो ये कौन सा एसिड हो जाएगा, वीक एसिड। आई होप आपको वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब यहां पे एक्सेप्शन क्या था वो सुनिएगा। पहली बात, ये कौन सा एसिड होना चाहिए, इसमें देखिए कार्बन प्रेजेंट है, ये कौन सा होना चाहिए, ऑर्गेनिक, लेकिन ये है कौन सा, इनऑर्गेनिक, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। पहला एक्सेप्शन, इसमें कार्बन होने के बावजूद भी ये आपका इनऑर्गेनिक एसिड है। दूसरा एक्सेप्शन, जितने इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ये कैसा है, वीक एसिड है। और जबकि आपको पता है ऑर्गेनिक एसिड वीक होता है, जबकि ये है तो इनऑर्गेनिक लेकिन फिर भी कैसा है, वीक एसिड। तीसरा एक्सेप्शन, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। तीसरा एक्सेप्शन, जितने एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं, रेड में। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं एसिड, लेकिन ये क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को टर्न इनटू पिंक, ये पिंक में चेंज करता है। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे 3 चीजें एक्सेप्शनल थी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बोनिक एसिड कौन सा एसिड है, सर इनऑर्गेनिक एसिड है, तो वी स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, वीक एसिड है, ये भी एक्सेप्शन है। तीसरा यहां पे और एक चीज एक्सेप्शन, जितने एसिड होते हैं ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, बट ये ब्लू को क्या करता है, किसमें टर्न कर देता है, पिंक में। क्लियर था? अच्छा, अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर ये वीक कैसे हुआ। चलो, वीक तो यहां तो दिख गया ना, वीक तो यहां दिख गया होगा, इसने केवल एक H+ दिया है, सारे के सारे रिलीज करता तो स्ट्रांग होता। एक्सेप्शन कहां, आपको एक चीज कंफ्यूज हो रहा होगा कि इनऑर्गेनिक कैसे, सर इसके पास कार्बन है तो ये ऑर्गेनिक क्यों नहीं हुआ, वो भी क्लियर कर देते हैं कॉन्सेप्ट। यहां तक क्लियर है ना? चलिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। होता क्या है कि लैब में, केमिस्ट्री लैब में आप जाइएगा कभी कभी, क्या इन फ्यूचर आपका स्कूल जरूर ओपन होगा बेटा। जिस प्रॉब्लम में आज हम हैं ये प्रॉब्लम खत्म होगी, श्योर है। पेशेंस बना के रखिए, घर पे रहिए, ठीक, सेफ रहेंगे आप। चलिए, कार्बोनिक एसिड आपको केमिस्ट्री लैब में नहीं रखा मिलेगा। आप कभी टीचर से कहिएगा सर कार्बोनिक एसिड कहां है, वो कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमें कार्बोनिक एसिड की जरूरत होगी तो हम क्या करते हैं, H2O और CO2 दोनों की वेपर फॉर्म कराते हैं और इन दोनों वेपर को आपस में रिएक्ट करके कंडेंसेशन करा देते हैं, वेपर चेंज इनटू लिक्विड। अब देखो यहाँ पे ये दोनों रिएक्टेंट आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, गिब्स आउट के पहले रिएक्टेंट होता है। यहाँ देखो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कंबाइन होगा, ये CO2 था, अब ये CO3 हो जाएगा और ये पूरी तरह से कंबाइन होकर किसमें चेंज हो जाएंगे, H2CO3। ठीक, ये बन गया आपका कार्बोनिक एसिड। और हमने पढ़ा था कि जितने ऑर्गेनिक एसिड होते हैं बेटा वो नेचुरली मिलते हैं फ्रॉम प्लांट से। हमने इसे कैसे बनाया, क्या ये नेचुरली मिला? नहीं, ये नेचुरली नहीं मिला। ये आपने क्या किया, केमिस्ट्री लैब में बनाया, जब इसकी जरूरत थी आपने वाटर की वेपर और CO2 की वेपर, CO2 गैस दोनों आपने एक कंटेनर में पास कराए, फिर इसको कंडेंस कर दिया। कंडेंसेशन होने पे ये चेंज होगा लिक्विड में, जो आपको मिलेगा वो बनेगा कार्बोनिक एसिड। क्लियर ना? तो इसको बनाया जाता है। अगर ये नेचुरली मिलता तो हम इसको किस में कंसीडर करते, ऑर्गेनिक में, बट ऐसा नहीं है, ये हमें नेचुरली नहीं मिलता, इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक में कंसीडर नहीं करते। किस में करते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक में। अब इसमें कार्बन है तो कार्बन की वजह से ऑर्गेनिक में नहीं जाता, लेकिन कार्बन की वजह से ये वीक एसिड का कैरेक्टर शो करता है। ठीक, और तीसरा आपको बताया था ये ब्लू लिटमस को पिंक में चेंज करता है। एक पॉइंट और आपसे पूछा गया कि अगर कार्बोनिक एसिड किस में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जो भी कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, थम्स अप, कोको कोला, ड्यू या स्प्राइट, जो भी आप पीते हैं सब में कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिएगा, कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट इन सॉफ्ट ड्रिंक,
यानी कोल्ड ड्रिंक में प्रेजेंट होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर ना? चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हमने कवर किया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। नेक्स्ट आपका होगा, एक एक पॉइंट आपको कवर कर रहा हूं बेटा, एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हो गया बेटा। नेक्स्ट है आपका, अब यहां पे क्लियर ये भी कर दिया गया था, चलिए ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा बेसिसिटी कहते किसे हैं, ठीक। बेसिसिटी होती क्या है, पहले हमें ये समझना होगा बेटा कि बेसिसिटी हम कहते किसे हैं। चलिए बेसिसिटी की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे देखिए, आपको दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, लिखा हुआ है द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस that can be produced by the ionization of one molecule of that acid in aqueous solution। मतलब कोई भी एसिड एक्वस सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा वही उसकी बेसिसिटी होगी। हम एसिड की बेसिसिटी निकालते हैं और बेस की एसिडिटी निकालते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको डेफिनेशन दिख रही है बेटा, उसी को नोट करिएगा। वही चीज मैं यहां लिखूंगा, उतना टाइम वेस्ट होगा, अच्छा ही इसी में है कि आप उसको नोट कर लीजिए। क्लियर? तो एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं बेटा। द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, आप डायरेक्ट लिख सकते हो नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय द आयोनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर? तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? बेसिसिटी। क्लियर ना बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। आगे बेसिसिटी को क्या किया गया, बेसिसिटी को क्लासिक और डिवाइड किया गया, तो आपको मिलेगा मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड, वन हाइड्रोनियम आयन, केवल एक हाइड्रोनियम आयन देगा तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? मोनोबेसिक एसिड। जैसे एग्जांपल HCl, वाटर में डिसॉल्व किया हमने, यहां से ये H जाएगा, ये कितना हो जाएगा? H2O है, H2 की जगह H3 हो जाएगा, H3O प्लस, एंड Cl क्या हो जाएगा बेटा? माइनस। क्लियर? अगर यहां पे हम HNO3 ले लेते और इसको डिसॉल्व करते वाटर में, तो इसके पास भी कितने हाइड्रोजन आयन है? हाइड्रोजन है 1, तो ये भी जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 टाइम्स हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, बोलिए NO3 माइनस। तो आप जान सकते हो इनकी बेसिसिटी कितनी होगी? 1। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? मोनोबेसिक एसिड। क्लियर ना बेटा? तो मोनोबेसिक एसिड का एग्जांपल है कि वो एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोबेसिक एसिड। एक एग्जांपल आपको और देता हूं, आप सोच के बताना, खुद से ट्राई करना। CH3COOH प्लस H2O, बताओ इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 1 और 3 4। ध्यान रखना ये वीक एसिड है, इसमें कार्बन प्रेजेंट, ये ऑर्गेनिक है, वीक एसिड है, ये केवल एक हाइड्रोजन आयन देगा, इन 3 को डिसोसिएट नहीं करेगा, और जब ये नहीं रिलीज करेगा तो एक हाइड्रोजन आयन निकलेगा, तो एक हाइड्रोनियम आयन निकलेगा। अब जब यहां से H चला जाएगा तो यहां कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? माइनस। तो क्या लिखेंगे? CH3COO माइनस, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक, और इसे बोलते हैं एसीटेट आयन। क्लियर? आपको अगर बायो लेक्चर भी अटेंड करना है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आपको 10th क्लास का बायो लेक्चर भी मिल जाएगा, ठीक। एंड केमिस्ट्री का लेक्चर फुल्ली अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ अप टू नीट लेवल पे मिलेगा पूरा। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर? चलिए, तो एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HCl, ये तीनों के तीनों कैसे है बेटा? मोनोबेसिक एसिड है। बात करते हैं डाई बेसिक एसिड की, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, एग्जांपल में ऐसे ही बनाइएगा मोनो बेसिक एसिड। ध्यान रखिएगा सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनसीईआरटी में शो तो नहीं किया गया, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। डाई बेसिक एसिड, डाई मतलब क्या होता है? 2 हाइड्रोनियम आयन,
हाइड्रोनियम आयंस। अब 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा तो एग्जांपल कौन सा, देखो एक चीज यहां पर आपको दिखेगी, नहीं दिखेगी बेटा, H2SO4। मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं, ध्यान देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा इसको। देखो H2SO4 को हमने क्या किया, जैसे ही वाटर में डिसॉल्व किया, इसमें से एक हाइड्रोजन निकला, तो ये क्या बनेगा बेटा, H3O+, और ये क्या बन जाएगा, बचेगा HSO4। भाई एक हाइड्रोजन जाएगा तो एक बचेगा ना, HSO4, यहाँ एक प्लस आएगा तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। इसे क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट या बाई सल्फेट बोल दीजिए, बाई सल्फेट आयन। क्लियर। अब देखो, अभी इसके पास देखो यहां पे एक हाइड्रोजन दिख रहा है, ये दोबारा से, वाटर में तो कई मॉलिक्यूल्स होंगे ना, पानी वाटर के, आपने H2SO4 को पानी में रखा, जैसे ही डिसॉल्व किया तो आपको पता है वाटर के तो वहां तो लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे ना। अभी उसके पास एक H है, ये दोबारा दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को H+ यहां से डोनेट करेगा, और जैसे ही डोनेट करेगा तो ये फिर से बन जाएगा H3O+। अब बताओ, जब ये H चला जाएगा तो अभी तक इस पे एक माइनस था, अब जब ये H भी चला गया तो कितने माइनस आ जाएंगे बेटा, 2 माइनस आ जाएंगे, और इसे हम क्या बोलेंगे अब, सल्फेट आयन। क्या बोलेंगे, सल्फेट आयन। और ये कौन सा फिर से बन गया आपका, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर, ये बन गया आपका हाइड्रोनियम आयन। अब मेरी बात ध्यान समझना, अगर मैं इसी दोनों रिएक्शन को एक स्टेप में लिखता, आपको ऐसे भी समझना है, आपको सिंगल स्टेप भी समझनी है। ठीक, कैसे समझनी, ध्यान देखिएगा जरा। ये देखो HSO4, आपको पता है रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड होता है वो रिएक्टेंट है, जो राइट साइड होता है वो प्रोडक्ट होता है। इस देखो HSO4 प्रोडक्ट, HSO4 रिएक्टेंट, कैंसिल आउट। क्लियर ना, और कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं। इसको एज इट इज यहां लिखिए, H2SO4 प्लस H2O कितने हो जाएंगे, 2H2O, गिव्स आउट H3O+ कितने हो जाएंगे, 2H3O+, प्लस या तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, SO4 देखो रिएक्शन आपकी एक स्टेप में आ गई। आप चाहो तो इन दोनों को लिख सकते थे, शो कर सकते थे कि सर ये डाई बेसिक एसिड H2SO4 2 हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर रहा है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी शो कर सकते हो। देखिए इसने दो हाइड्रोजन दिया, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ने लिया, 2 हाइड्रोनियम आयन बना और SO4 दिस इज डाई बेसिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका कैसा एसिड है बेटा, डाई बेसिक एसिड है। क्लियर ना, ये डाई बेसिक एसिड है, ये ध्यान रखे रहना। ठीक, कोई डाउट, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट आपका है ट्राई बेसिक एसिड, वो भी देखते हैं वो क्या चीज है। ट्राई बेसिक एसिड देखते हैं बेटा। ट्राई बेसिक एसिड देखो जरा, उसको भी उसी मेथड से समझेंगे। 3 हाइड्रोनियम आयन, एग्जांपल देखो H3PO4, अभी आपको बताया था, आप खुद से ट्राई करिए, इसको पॉज करिए, अपनी कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, वहां पे इसको फिर से डिसोसिएट करिए, जैसे मैंने आपको H2SO4 बताया था, दोनों मेथड से। आप स्टार्ट करिए इसको पॉज करके, पहले खुद से करिए, फिर इसको आप देखिए। देखिए बेटा, वापस से देखिए जरा इस पे, देखिए क्या होगा। सबसे पहले यहां से एक हाइड्रोजन जैसे ही जाएगा तो ये हो जाएगा H3O+, यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा H2PO4। जब यहां प्लस आ गया तो यहां जाएगा माइनस, उसको फिर से आप ले लीजिए, ये हो जाएगा H2PO4-, और ये फिर से वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ करेगा, यहां से एक H फिर से जाएगा, ये हो जाएगा फिर से हाइड्रोनियम आयन प्लस, अब यहां पे एक H बचेगा, ये हो जाएगा HPO4। यहाँ पे एक माइनस पहले से ही था, एक H गया, दूसरा माइनस आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 2 माइनस। उसको आप फिर से लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक H और है, तो इसको आप फिर से लोगे HPO4-, और ये H2O। जैसे आप इसको यहाँ लोगे, ये वाला H भी जाएगा इनके पास, ये फिर से बनेगा हाइड्रोनियम आयन, और प्लस अब की बार केवल PO4 बचेगा, 2 माइनस पहले से ही था, अब की बार 3 माइनस हो जाएंगे। क्लियर ना, इसे हम बोलते हैं बेटा फॉस्फोरिक एसिड। अभी नाम मैं नीचे लिख दे रहा हूं,
H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है, कितने हाइड्रोनियम आयन दिया इसने, 3 हाइड्रोनियम आयन, इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राई बेसिक एसिड। ध्यान रखना इसे ट्राई बेसिक एसिड बोला जाता है। अब अगर मैं इसको एक स्टेप में करूं तो आप देखो, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, कोई दिक्कत कोई परेशानी, H3PO4 प्लस 1 2 3 तीनों ऐड हो जाएंगे 3H2O। क्लियर, यहां देखो 1 2 3 3H3O प्लस। ध्यान रखना बेटा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैंसिल होगा, ये रिएक्टेंट साइड में ऐड हो जाएंगे, ये प्रोडक्ट साइड में ऐड हो जाएंगे, और प्लस क्या बचेगा आपका, दोनों कैंसिल आउट हो गए तो PO4 ट्रिपल माइनस। देखो H3O4 वाटर के कितने मॉलिक्यूल से, 3 मॉलिक्यूल को, कितने हाइड्रोनियम आयन, 3 हाइड्रोनियम आयन, इसीलिए इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, 3 होती है। इसका नाम क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। कोई दिक्कत बताइए बेटा, यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? अब इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं, ये तो हो गया फॉस्फोरिक एसिड। अब यहां पे एक एक्सेप्शन मिलेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 का क्वेश्चन है। अगर आपके घर में कोई क्लास 11 का स्टूडेंट है तो उससे आप पूछिएगा ये क्वेश्चन क्लास 11 में, तब वो बताएगा आपको। ठीक, आप अभी आप इसको समझ सकते हो। देखो आपसे पूछेगा H3PO4 और H3PO3 दोनों की बेसिसिटी कितनी होगी। ध्यान रखना, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड H3PO3, यहां पे PO4 है, यहां O3 है, ये है फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। क्लियर ना बेटा। अब आपसे पूछ रहा है दोनों की बेसिसिटी बताइए कितनी होगी। यहां भी 3 हाइड्रोजन है और यहां भी 3 हाइड्रोजन है। अभी मैंने प्रूव किया था फॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी 3 होती है, ये तो आपने समझ लिया। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है H3PO3 की कितनी होगी, फॉस्फोरस एसिड। तो ध्यान से देखिए, मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, आप यहां पे फोकस कर लो पहले। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 होता है, 2,8,5। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 5 होगा, इतना तो 9th में पढ़ा है आपने। ठीक, और कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2,6 होगा ना बेटा। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है तो कितना आएगा, 1। अच्छा, इसके पास 5 है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और इसको अपना डबलेट पूरा करना है। क्लियर ना बेटा। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज जो मैंने अभी बताया आपको। अब क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, फिर हमें अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट सबसे कम टाइम्स होता है वो सेंटर में आ जाएगा। फॉस्फोरस 1 टाइम है तो सेंटर में आ गया। ऑक्सीजन कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, 1 2 3 4। यहां फॉस्फोरस कितने टाइम है, 3 टाइम्स, 1 2। दिख रहा है 3 टाइम्स ना बेटा। अच्छा, अब फॉस्फोरस के पास अभी आपने पढ़ा था फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 2,8,5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 3 4 5। ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर 8 2,6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6। देखिए ऑक्सीजन के पास 6 है। क्लियर ना बेटा। अब देखिए पहले इस स्ट्रक्चर को समझिए ध्यान से। ये फॉस्फोरस क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो एक इनसे शेयर करेगा, इनसे एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसके पास पहले 5 था, एक इनसे शेयर किया 6, एक इनसे शेयर करेगा 7 और एक इनसे शेयर करेगा 8। फॉस्फोरस का 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुका, ऑक्टेट कंप्लीट है। बताओ क्या इस इलेक्ट्रॉन से वो शेयरिंग करेगा, इनसे नहीं करेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को इनको देगा लेकिन इनसे शेयरिंग नहीं करेगा। जब इनको देगा बेटा, इस टाइप के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आगे चल के क्लास 11 में और इलोबरेट होगा। ये कोवैलेंट है क्योंकि यहाँ शेयरिंग हो रही है। शेयरिंग कंप्लीट होने के बाद अगर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाता है
कुछ अगर इलेक्ट्रॉन बच गए तो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था सामने वाले को, उससे शेयरिंग नहीं की जाती, वो जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए इसको छोड़िए, अभी ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। एक शेयरिंग हुई तो कितने हुए? 7। अभी आपको पता है आपके पास 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसको मिला, इसका कितना हो गया? 8। 7 थे, एक इनको मिला, कितना हो जाएगा बेटा? 8। और एक इसको मिलेगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 8। ये किसका स्ट्रक्चर है? H3PO4 का, ठीक, जिसकी बेसिसिटी कितनी होती है बेटा? बेसिसिटी इज इक्वल टू 3। अब जरा बात करते हैं इनके केस में। इनके केस में भी फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, और यहां पे एक हाइड्रोजन लिखा गया। अब ध्यान समझना मेरी बात, फास्फोरस ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन इनसे शेयर किया, एक इनसे शेयर किया और एक इस हाइड्रोजन से शेयर किया। फास्फोरस के पास पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक इनसे शेयर किया 6, एक इनसे शेयर किया 7, एक इनसे शेयर किया 8। इनसे कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट। इनके पास पहले 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 8 पूरा हो जाएगा ऊपर वाले ऑक्सीजन का भी। क्लियर? अच्छा, इस ऑक्सीजन के पास 6 था, एक इनसे शेयर किया 7, एक हाइड्रोजन से लेगा तो कितना हो जाएगा? 8। इसके पास 6 था, इनसे 7, एक हाइड्रोजन से 8। इस हाइड्रोजन का तो पूरा हो चुका है ना? क्लियर? अब बताओ इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस दिख रहा है? डिफरेंस बहुत ध्यान से देखना, डिफरेंस दिख रहा होगा। यहां जो तीनों हाइड्रोजन है वो किससे अटैच है? ऑक्सीजन से। आप फिगर पहले बना लीजिएगा बेटा, तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, लेकिन यहां देखो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, एक हाइड्रोजन डायरेक्टली फास्फोरस से अटैच है। जो डायरेक्टली फास्फोरस से अटैच है वो यहां से रिलीज नहीं होगा, वो सेंट्रल एटम से अटैच है, ये यहां से नहीं छूटेगा। तो बताओ H3PO3 जब हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो कितने हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है? 2 ही तो कर पाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन से अटैच है, ये डायरेक्ट अटैच है, और डायरेक्ट अटैच होने की वजह से यहां से रिलीज नहीं होगा, ये केवल 2 हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। तो ध्यान रखना एग्जाम में कौन सा पूछा जाता है, अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम फेस करते हो तो H3PO3 या H3PO4 में H3PO4 की बेसिसिटी 3 होती है, जबकि H3PO3 की बेसिसिटी 2 होती है। आपसे रीजन पूछा जाएगा। अब जरा अपनी स्क्रीन पे देखिए, आपको रीजन लिखा हुआ मिलेगा, स्टेटमेंट लिखा हुआ है H3PO3 इज अ डाई बेसिक एसिड। मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। ये जो मैंने बनाया था अभी फिगर, उसी के नीचे रीजन लिखिएगा जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। H3PO3 इज अ डाई बेसिक एसिड बिकॉज in oxy acid of phosphorus hydrogen atom which are attached to oxygen atom are replaceable। जो ऑक्सीजन से अटैच है वो रिप्लेस हो सकता है, बट हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विथ फॉस्फोरस एटम आर नॉट रिप्लेसेबल। ये उसका रीजन, वहां से नहीं छूटेगा, इसीलिए इसकी बेसिसिटी कितनी होती है बेटा? 2 होती है। देखिए वहां फिगर भी ड्रॉ किया गया है। आई होप आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। क्लियर ना बेटा? किसी को कोई दिक्कत नहीं? वापस से स्क्रीन पे फोकस करिए, आगे चलते हैं। आगे टॉपिक और कवर करते हैं बेटा, काफी लंबा टॉपिक चल रहा है। मैं एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, टाइम तो लगेगा, लेकिन हाँ पूरा लेक्चर अटेंड करिएगा, पेशेंस बना के रखिएगा बेटा। पढ़ने में तभी मजा आएगा जब आपको सारी चीजें 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाए, तो मजा और ही कुछ होता है। क्लियर ना? एक कॉन्सेप्ट और, डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेट एसिड। आप जब लैब में जाएंगे तो लैब में टीचर कहेगा वहां कॉन्सेंट्रेट रखा है और वहां डाइल्यूट एसिड रखा है। आपसे कहेगा डाइल्यूट एसिड टच करिएगा, कॉन्सेंट्रेट बहुत केयरफुल्ली उठाइएगा, अदरवाइज अगर वो गिर गया आपके हाथ या पैर पे तो बेटा वो डेंजरस भी होता है, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टीज अभी हम पढ़ेंगे। एसिड कोरेसिव इन नेचर, एसिड ज्वलनशील होता है, बॉडी स्किन पे कहीं पड़ेगा तो वो बर्न जला देगा उसको। डाइल्यूट एसिड में क्या होगा, इसमें क्या होगा, वाटर
मैक्सिमम अमाउंट होगा, मैक्सिमम अमाउंट, क्लियर, देन एसिड। जबकि इसमें क्या होगा, वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें वाटर का अमाउंट कम होगा देन एसिड, क्लियर ना। तो ये कॉन्सेंट्रेट एसिड में क्या होता है, वाटर का अमाउंट लेस होता है, दैट्स व्हाई कॉन्सेंट्रेट होता है, और यहां पे क्या होता है, वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे, डाइल्यूट, क्लियर ना, डाइल्यूट। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये, ऐसे आप समझ सकते हो। आप जब चाय पीते हो, अगर वो प्योर दूध की चाय होगी तो आप देखोगे चाय का स्वाद सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन अगर इसमें पानी मिला दिया जाए तो आपको समझ में आ जाता है कि ये डाइल्यूट है। थोड़ा सा पानी मिलाया जाएगा नहीं पता चलेगा, लेकिन ज्यादा अमाउंट में पानी मिला दिया जाए, ज्यादा अमाउंट में ज्यादा लोगों को चाय पिलानी, तो आपको पता है यहाँ पे हम बता सकते हैं, इवन हम ये भी जान जाते हैं कि चीनी ज्यादा है या चीनी कम है। अगर ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेट, कम है तो डाइल्यूट, एवरेज अमाउंट में है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इतना ध्यान रखना, किसी भी एसिड में पानी का अमाउंट अगर ज्यादा हुआ तो वो डाइल्यूट है, और अगर एसिड का अमाउंट ज्यादा हुआ, पानी कम है, तो वो कॉन्सेंट्रेट। और कॉन्सेंट्रेट हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होता है, डेंजरस होता है, ठीक, वो स्किन को बर्न, जला सकता है पूरी तरह से, क्लियर ना बेटा। अच्छा, एक पॉइंट और यहां पे क्लियर करना है आपको, लास्ट पॉइंट कवर करते हैं बेटा, आपका ये लेक्चर काफी बड़ा हो जा रहा है। एसिड इन वाटर और वाटर इन एसिड, ध्यान रखना, ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एसिड को पानी में मिलाना चाहिए या पानी को एसिड में मिलाना चाहिए, कौन सा सही है और क्यों, क्लियर। एसिड पानी में मिलाएं, पानी को एसिड में मिलाएं। चलिए चेक करके देखते हैं। हमने दो बीकर लिया, एक में 100 ml एसिड है और एक में 100 ml वाटर है, क्लियर बच्चा, ध्यान समझना मेरी बात। गांधी कमल किशोर, क्लियर, हाँ, आपका कमेंट आया था, अच्छे से समझिएगा। 100 ml एसिड है, 100 ml वाटर है, हमने क्या किया, यहां पे और यहां पे हमने क्या किया, 100 ml वाटर, और यहां हमने क्या किया, 100 ml एसिड। आपको पता है जब 100 ml आप गिराओगे तो किसी कंटेनर, किसी चीज से, टेस्ट ट्यूब से या ग्लास से गिराओगे तो उसमें से कुछ ही ml गिरेगा। मान लो यहाँ पे 2 ml एक बार में आता है, मान लेते हैं ऐसा, यहां भी 2 ml आता है, यहां 2 ml एसिड आएगा और यहां पे 2 ml वाटर आएगा। आप बताओ, दोनों केस ध्यान समझना, अगर आपको डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे एसिड कितना है, 100 ml, बताओ वाटर कितना आ रहा है, 2 ml, तो बताओ ये डाइल्यूट हुआ कि कॉन्सेंट्रेट। वाटर का अमाउंट बहुत कम, एसिड का अमाउंट बहुत ज्यादा, कौन सा एसिड बन गया, कॉन्सेंट्रेट। इसी इतने अमाउंट वाटर की रिएक्शन 100 ml एसिड से हो रही है, तो आपको पता है रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होगी। जबकि यहां पे देखो जरा उल्टा, वाटर कितना है 100 ml, एसिड कितना है 2 ml, क्या इस एसिड का इफेक्ट पता चलेगा इस 100 ml वाटर के लिए, मतलब आगे कुछ नहीं पता चलेगा। ये कैसा एसिड बनेगा बेटा, डाइल्यूट बनेगा, क्योंकि वाटर का अमाउंट क्या है, बहुत ज्यादा है। अब एक चीज बताइए, कहां पे एक्सप्लोजन, कहां पे वो ब्लास्ट कर सकता है, कहां पे डेंजरस हो सकता है, इसमें या इसमें। यहां पे 100 ml एसिड की रिएक्शन 2 ml वाटर से हो रही है, यहां पर 100 ml वाटर से 2 ml एसिड की रिएक्शन हो रही है। तो भैया ये चीज बहुत ज्यादा डेंजरस होगी, ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें कौन सा करना चाहिए, एसिड को पानी में, ना कि पानी को एसिड में, क्लियर ना, ये कॉन्सेप्ट सही है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिड। ठीक, प्रिपरेशन ऑफ एसिड में हम ये जानेंगे कि एसिड प्रिपेयर कैसे करते हैं, किस किस मेथड से बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद होगा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा 8th वगैरह में कि एसिड सोर इन टेस्ट होता है, खट्टा होता है। एसिड कोरेसिव इन नेचर होता है। एसिड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एसिड की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। ये चीज हम वहां पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि एसिड की रिएक्शन अगर इस कंपोनेंट से कराते हैं तो क्या बनेगा। जैसे एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड रिएक्ट विद वाटर, एसिड रिएक्ट विद सॉल्ट, मतलब किसी अलग अलग कंपोनेंट से रिएक्शन करा के हम चेक करेंगे कि क्या बनेगा। एसिड रिएक्ट विद मेटल, क्या फॉर्म होगा, उसके रिएक्शंस, उसकी बैलेंसिंग, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बट यहां तक आप कवर कर लीजिए, पहले अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, और इसको कवर करके कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप पे जो लोग मुझसे अटैच हैं मेरे व्हाट्सएप पे जरूर सेंड करिएगा कि आपने पूरा फुल लेक्चर कवर किया, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, आपके माइंड में, आपकी बुक में कोई क्वेश्चन होता है जो आप कंफ्यूज होते हो, तो आप बेटा मेरे व्हाट्सएप पे या कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो। क्लियर? लाइक और शेयर जरूर करिएगा अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है। फिर अदरवाइज कोई वो नहीं है, आप डिसलाइक भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। ठीक, तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू बेटा।